बाई सुवा तोड़िया को तेला। कहते हैं ना कि आपके तो दो घर हैं, मायका भी है ससुराली, पर होता नहीं है। वास्तविकता ऐसी है ही नहीं कि गहरे जख्म सिल दिए हमने, गहरे जख्म सिल दिए हमने मौन धागे से। मैं और मेरी कठिनाइयां दोनों साथ साथ चलती हैं और मैं उनसे इसी खुशी में लड़ती हूँ कि किसी दिन तो तुम हारोगी ये कठिनाई। 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, एआई आ चुका है, इतना प्रौद्योगिकी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी स्त्रियां आज भी मुझे वहीं खड़ी दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे डीएमडी पॉडकास्ट में। आज मेरी मेहमान है हमारे उत्तराखंड के सुदूर रवाई घाटी से एक ऐसी महिला जिसका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में और आभाओं में बीता है, फिर भी जिसने हिम्मत नहीं हारी, अपने दम पर आज रवाई से लेकर और देहरादून तक का सफ़र तय किया और आज देहरादून आकाशवाणी में उद्घोषिका हैं श्रीमती भारती आनंद जी। तो कठिनाइयों के बावजूद, आभाओं के बावजूद, ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए जो हमारे पहाड़ में बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारी महिलाओं को देखनी पड़ती हैं, उसके बाद भी देहरादून तक का उनका जो सफ़र था और जो आज वो साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं, तो उनके सफ़र के बारे में जानते हैं और कैसे वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो आइए स्वागत करते हैं भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे पहली मुलाकात मुंबई में हुई और दूसरी मुलाकात आज देहरादून में। ये मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। तो भारती जी, क्योंकि आप सुदूर रवाई घाटी से हैं और रवाई हमारा जो उत्तराखंड है, यमुना वैली में बहुत ही खूबसूरत घाटी उसे माना जाता है और कहते हैं वहाँ जो सुंदरता है वहाँ की, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वहाँ से लेकर और देहरादून तक का जो आपका सफ़र था, तो कुछ अपने बारे में आप बताइए कि कैसा आपका बचपन बीता, क्योंकि मैंने सुना है बड़े आभाओं में और बड़ी कठिनाइयों में आपने यहाँ तक पहुँची है। रवाई की अगर हम बात करें तो रवाई वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। एक बार जो रवाई चला जाए तो मुश्किल है कि उसका लौटना बड़ा ही मुश्किल है। और जहाँ मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई कि शुरू से ही हम लोगों ने संघर्ष देखा, बचपन से ही देखा। और हर एक चीज़ को, कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ को आपको सोचना पड़ता है कि आप कैसे खर्च करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद का जो जीवन है बड़ा कठिन रहा है, लेकिन यहाँ मुझे अपनी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सब सुने भी और समझे भी। बिल्कुल बिल्कुल। पंक्तियाँ कुछ इस तरह है कि अविराम बढ़ो प्रगति पथ पर, कुंठाओं में ना त्रस्त रहो। अविराम बढ़ो प्रगति पथ पर, कुंठाओं में ना त्रस्त रहो। ज्यों समय निरंतर बहता है, नदी के जल की मानिंद बहो। और कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ कि वो जो नदी का बहाव है, कुछ उस तरह से मैं पहाड़ों से उतरती हुई आज मैदानी क्षेत्र में हूँ। अगर बचपन की बात करती हूँ तो पढ़ाई मुंगरा गांव से हुई। मुंगरा मेरा निवास स्थान है, नौगांव बाजार के साथ ही लगा हुआ छोटा सा गांव है। मुंगरा गढ़ भी आप उसे कहते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के 52 गढ़ हैं उनमें से एक गढ़ है मुंगरा गढ़, और उसी मुंगरा गढ़ में मैं पैदा हुई। वहीं से मेरी पढ़ाई हुई, इंटर तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पर की। और 12वीं पास करने के बाद बड़ी कठिनाई थी कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, और पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि पढ़ाना ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ाते नहीं तो मुझे अपनी दुकान पर बैठा लीजिए। दुकान यानी पिताजी टेलरिंग करते थे, तो मुझे लगा चलो पढ़ूंगी नहीं तो टेलरिंग सीख लूंगी। तो उसके लिए भी साफ इनकार, क्योंकि वो वक्त ऐसा था माधुरी जी कि तब लड़कियों को अलाउड नहीं था कि आप दुकान पर बैठें या कहीं बाहर जाएं। बड़ी दिक्कतें थी, पर मन में तो था कि नहीं, पढ़ना तो है। अब जो डिग्री कॉलेज है वो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, तो 10 किलोमीटर दूर यानी आने जाने का साधन जोड़ना, पैसा, वो बड़ी दिक्कत का विषय था। पर चलो वहाँ मेरी माँ ने हिम्मत बांधी कि नहीं, तुझे पढ़ना है तो तू पढ़। तो कुछ किया, माँ ने मेहनत करती थी माँ बहुत, और मेरा एडमिशन ग्रेजुएशन में हुआ, पढ़ाई हुई। लेकिन उसके बीच भी कई ब्रेक आए। ब्रेक ऐसे कहूँगी कि सेकेंड ईयर में जब मैं आई तो कुछ रास्ते का पता ही नहीं था कि आपको क्या करना है। आप पढ़ तो रहे हो, माँ बाप पढ़ने भेज रहे हैं, लेकिन ना तो माँ बाप को पता है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, बच्चों ने करना क्या है। बस आप पढ़ रहे हो, आपने सब्जेक्ट ले लिए, आप पढ़ रहे हो। सेकेंड ईयर में आने के बाद दोस्तों ने कहा कि यार ITI करते हैं।
क्योंकि उससे आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो मेरे दिमाग में भी बात क्लिक कर गई कि चलो आईटीआई करते हैं, तो मैंने स्टेनोग्राफी में एडमिशन ले लिया। अब दुविधा क्या थी कि इधर तो मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में एडमिशन है कॉलेज में, और इधर आईटीआई में है, तो वो भी एक बड़ा रहा कि किस तरह से 2-2 डिग्री नहीं हो सकती, सबने क्या 2-2 डिग्री। तो इस भूल में मैंने अपना बीए सेकेंड ईयर ड्रॉप कर दिया और मैंने इधर से आईटीआई, हाँ, आईटीआई में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए और 82% रहे, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब मेरी नौकरी पक्की है। पर होता है ना कि आपकी किस्मत को बहुत कुछ अलग मंजूर होता है। सेकेंड ईयर में जब आई तो किस्सा बड़ा लंबा है कि सेकेंड ईयर में आने के बाद मेरा सिलेबस चेंज हो गया, और क्योंकि इतने संसाधन नहीं थे कि माँ बाप फिर से रेगुलर मुझे पढ़ाते, तो प्राइवेट मैंने फॉर्म भरा और बड़ी जद्दोजहद के बाद मैंने किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते शादी भी हो गई। और शादी के बाद तो हमारे भारत में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। आप समझ नहीं पाते हो आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है, क्योंकि वहाँ लगता है कि अगर स्त्री की शादी हो गई ना, लड़की की शादी हो गई, तो उसको सिर्फ फैमिली देखनी है, उसको घर देखना है, घर का काम देखना है, बाल बच्चे देखना है, और आप उलझ जाते हो उन सब चीज़ों में। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी, जल्दी जल्दी 2 बच्चे भी हो गए और पढ़ाई रुक गई। उसी दौरान जब मैंने अपनी बिटिया को विद्यालय में प्रवेश दिलाया, 2.5 साल की थी मेरी बड़ी बेटी, तो मैं उसका एडमिशन कराने गई, तो जो उस प्राइवेट स्कूल के मास्टर थे, प्रिंसिपल थे, वो मेरी बातचीत से थोड़ा प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि मैडम आप कहीं पढ़ाते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाती तो नहीं हूँ, पर हाँ पढ़ाने की हॉबी रही है। पहले शायद 6 महीने मैंने कहीं पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। तो माधुरी जी बताओ, वहाँ मुझे लगा कि नहीं, कुछ बाकी है, अभी मैं कुछ कर सकती हूँ, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने हामी भर दी किसी तरह फैमिली में बात रख के, और मैं पढ़ाने लगी। और जो पहली पेमेंट मेरे हाथ में आई 700 रुपये, मतलब उसको देख के मुझे लगता था कि ये 7 करोड़ से भी ज़्यादा है, कि ये मैंने कुछ अचीव किया, ये मेरा है। तो वहाँ से चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई। फिर आगे मन हुआ कि जो मेरी पढ़ाई है ग्रेजुएशन पे आकर अटक गई है, क्यों ना मैं इसे आगे बढ़ाऊँ। और 2002 की मेरी ग्रेजुएशन थी, 2012 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। विषय मेरा हिंदी था और बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया। फिर कुछ अपनी परेशानियाँ, अपनी घर की जिम्मेदारियाँ, आप उलझ जाते हो। फिर 2017 में मन आया कि बीएड करना है, तो बीएड किया, फिर टेट क्लियर किया। फिर 2019 में आया कि पीएचडी करना है, तो अभी मैं पीएचडी कर ही रही हूँ। और मेरा सौभाग्य था कि इतना बीच में जो गैप आया पढ़ाई का, उसके बावजूद मेरी जो कंटिन्यूटी थी वो बनी रही पढ़ाई के प्रति। और मुझे लगता है कि पढ़ाई की कोई उम्र भी नहीं होती, आप जब चाहें जैसा चाहें आप पढ़ सकते हैं, आपको शिक्षा हासिल करनी है। तो किस्मत अच्छी थी, 2021 में मैं एनरोल भी हो गई पीएचडी में, और अभी तो मैं हूँ सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा विश्वविद्यालय से शोधार्थी हूँ इस वक्त हिंदी साहित्य में। तो आपकी जो जर्नी थी उसमें साहित्य का कहीं अभी तक मैंने सुना नहीं है, तो फिर ये साहित्य की तरफ आपके कैसे आपकी इच्छा जागृत हुई और कैसे आप इस तरफ आई? साहित्य की मैं सच बात कहूँ तो ये बचपन से ही बीज था। मैं 4th क्लास में होती थी तो मैं 6 की किताबें पढ़ती थी हिंदी साहित्य की। हिंदी जो हमारा बहुत प्रिय विषय था। अगर मैं 5th में हूँ तो मैं 10th क्लास की किताबें लाके, मतलब कुछ था कि हिंदी की जो उस समय सिलेबस में बुक होती थी ना, तो मेरे से जो सीनियर है मैं उनकी हिंदी की बुक मांग के उनकी पोएम पढ़ लेना, उनकी कहानियाँ, और मुझे रट जाती थी वो कहानियाँ। मंत्र थी, ममता थी, तो आज तक वो मेरे दिमाग में है। जो हमारे कवि थे उन दिनों के, एक थी ना कि जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं गई। तो ये कविताएं मुझे कहीं ना कहीं द्वेलित करती थी, यार क्या लिखा है। तो मैं पता क्या करती थी कि मैं छोटी छोटी शायरियाँ लिखती रही। और वो पहले चलता था चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी सहेली लाखों में हीरा। तो कुछ खूब लिखते थे। ऐसे हम खूब लिखते थे। तो मन होता था कि यार सब तो एक जैसा लिख रहे हैं। तब ग्रीटिंग कार्ड्स का बड़ा ज़माना था बहुत। तो न्यू ईयर हो और ग्रीटिंग कार्ड ना हो तो हम भी किसी तरह से अपने 1-2 रुपए वाले ग्रीटिंग कार्ड खरीदिए तो हम उस पर लिखते थे। तो ऐसी कोशिश थी कि हीरा मतलब चम्मच पे चम्मच ना लिखे, कुछ नया लिखूं। तो वो कोशिश वहाँ से थी। तो और दूसरा ये था कि उन दिनों अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था और अखबार आते ही नहीं थे। अखबार सिर्फ मिलते थे होटल पे।
तो हम मेरे पापा की जो शॉप थी उससे कुछ 5-6 दुकानें छोड़ने के बाद एक छोटा-सा होटल था हमारे यहाँ नौगाँव में, और उनके पास हमेशा अखबार होता था, क्योंकि चाय पीने वाले जो जाते हैं तो वो अखबार पढ़ते हैं, और मैं भी इसी बहाने वहाँ जाकर बैठती थी। उस समय ₹1 ₹2 के छोले बनाते थे, छोले चटनी। और अब तो शायद गुम हो गए, अब तो मोमोज़ और चाउमीन आ गए, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि पकौड़ी और छोले बहुत पसंद करते थे। तो मैं पापा से वो 50 पैसे ₹1 लेकर जाती थी, और इस बहाने कि वो अखबार में पढ़ सकूँ। उसमें रूपायन आता था, एक रंगायन आता था, उसकी जो स्टोरीज़ थी वो मैं पढ़ती थी, उसकी जो पोएम्स थी वो मैं पढ़ती थी। उसमें वर्ग पहेलियाँ आती थी हल करने के लिए, उनको मैं सॉल्व करती थी, और मैं 2 घंटे लगातार वहाँ बैठती थी। और वो अंकल हमेशा देखते थे, यार ये लड़की रोज़ आती है, इसको ये अखबार। और सैटरडे और संडे तो मैं भूलती ही नहीं थी कि नहीं मुझे वो पढ़ना है। उसमें एक कोना आता था बच्चों के, एक संपादक की चिट्ठी आती थी। बिल्कुल बच्चों याद है के मुझे। नाम, है ना? तो वो सब चीज़ें, और एक चित्र आते थे, 2 चित्र, इनमें से 6 अंतर ढूँढो, 10 अंतर ढूँढो। और मैं आपको सच बताऊँ माधुरी जी, आज की डेट में भी अगर कहीं मुझे 2 चित्र मिल जाते हैं तो मैं उनमें अंतर खोजने बैठ जाती हूँ। तो ये जो साहित्य का बीज था ना, ये कहीं न कहीं वो अंदर था। और लेखन में कैसे आना हुआ कि फ़ेसबुक का जब दौर आया और 2013 से मैं फ़ेसबुक पे आई, तो लोगों ने बड़ा डराया। अरे! फ़ेसबुक बहुत फ़ेक चीज़ है, उसमें अच्छा नहीं, अपनी तस्वीरें अपलोड नहीं करनी चाहिए। पर मैं थोड़ा-सा रही हूँ पहले से कि ऐसा क्यों, नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं लोग? कुछ ना कुछ पॉज़िटिव तो होगा ना? क्योंकि हमारे एक सर कहते थे ना कि आप पानी के 2 गिलास हैं और दोनों गिलासों में आधा-आधा पानी भरा हुआ है। अब आपका नज़रिया बताता है कि आप उसको आधा भरा हुआ कहते हो या आप उसको आधा खाली कहते हो। तो मैंने हमेशा वो चीज़ दिमाग में रखी और ये कहा कि नहीं, इसके पीछे कुछ पॉज़िटिव ही तो होगा। तो ख़ैर फ़ेसबुक से जुड़ी, अपने पुराने दोस्तों से मिली जो कितने साल हो गए थे जिनको मतलब देखे हुए, तो बड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ। और वहाँ पे लोग कमेंट करते थे, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो मुझे लगा नहीं, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो मैं फिर वो मेरे 2 लाइन की जो कविता थी, मैं वहाँ पर वो पेस्ट कर देती थी। और एक उनका ज़िक्र मैं बहुत करना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि जो मेरी पहली कविता थी मैंने उन्हें देखकर लिखी थी कि मेरे पहाड़ की हर बात है निराली। ये आपकी कविता? मेरी कविता है, और ये कविता मैंने लिखी थी स्वर्गीय दिनेश कंडवाल जी की एक पोस्ट देखकर। वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बार-बार याद करना चाहती हूँ क्योंकि वो इतनी अच्छी तस्वीरें खींचते थे। उन्होंने वो फ़ोटो डाली थी पहाड़ की, और एक महिला चूल्हे पे रोटी पकाती हुई, और एक लैंप है साथ में, और वो रोटी बनाते हुए थाली है। तो मैंने लिखा था कि मेरे पहाड़ की हर बात है निराली, और बड़े बड़भागी हैं वो लोग जिन्हें यहाँ मिलती है स्नेह से परोसी हुई थाली। ये मेरी पहली कविता और उनके लिए थी। तो ख़ैर उनसे मिलना नहीं हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य था। उससे पहले ही वो दुनिया को छोड़ गए, और धीरे-धीरे इस तरह से मेरी कविताएँ जो हैं अपना रूप लेने लगी। अभी तक आपने जो बताया, तो आप अभी तक अपने गाँव में ही हैं। आपकी वहीं से पढ़ाई आपने की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपके बच्चे भी वहीं पर हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो फिर ये देहरादून का सफ़र कैसे तय किया, जो आज आप एक सफल उद्घोषिका, और जो सुबह-सुबह आपकी सुरीली और मीठी आवाज़ में नमस्कार देहरादून सुनने को मिलता है, वो कैसे जर्नी शुरू हुई फिर? हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि बच्चों को पढ़ाना था, आगे बढ़ाना था, तो सोचा कि देहरादून चला जाए। और देहरादून में आने के बाद मैंने काम की बड़ी तलाश की, एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी की, पर मज़ा नहीं आया। ऐसा लगा कि शायद अब टीचरों की वैल्यू ही नहीं रही। प्राइवेट स्कूलों में पता नहीं, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैं औरों को तो नहीं कह सकती, पर मुझे लगा कि नहीं, अब पढ़ाना नहीं है, तो मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा, रेडियो सुनने का शौक़ बचपन से था। कभी हमारे पड़ोस में जब रेडियो बजता था तो मैं कान लगा के सुनती थी। पापा एक छोटा-सा ट्रांजिस्टर लाए थे, तो पढ़ते हुए भी वो रेडियो चलाना, उसके गाने सुनना बड़ा पसंद था। और सोचती थी, यार ये कैसे बोलते होंगे? ये कौन लोग होंगे? तो वो एक मन में था। तो जब मैं घर पर थी, तो उसका बड़ा एक अच्छी कहानी है, वो भी एक इत्तेफ़ाकी कहूँगी कि मैंने मोबाइल पे, अब तो रेडियो चलने लगे, एफ़एम चल रहा है, तो मैंने एफ़एम, छोटा सा मोबाइल फ़ोन था, उस पे अपना चलाया, तो उसमें ऐसे एक एडवर्टाइज़मेंट आ रही थी। उससे पहले क्या हुआ कि मैं एक दिन सब्ज़ी छील रही हूँ, मटर छील रही हूँ, और मटर छीलते-छीलते मेरे सामने एक अखबार है, उसी मटर की जो पन्नी है वो अखबार है, और उसमें विद्या बालन की एक तस्वीर है जिसमें विद्या बालन सब्ज़ी काट रही है। उनकी एक फ़िल्म आई थी तुम्हारी सुलु, जिसमें वो एक बिल्कुल, बिल्कुल। रेडियो जॉकी बनती है, और मैं वो सब्ज़ी मटर छीलते-छीलते ये सोच रही हूँ कि काश मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगी माधुरी जी, जब कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो, तो ये ईश्वर जो होता है ना, ये आपको वहाँ तक ले जाता है। बस एक सोच आपकी अगर सही होती, और यही मेरे साथ था।
उस दिन और उसके नेक्स्ट डे वो रेडियो चल रहा है और मैं फिर कुछ काम कर रही हूँ और मुझे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि आकाशवाणी में जो है इस तरह से फॉर्म निकले हैं और आप जो भी इसमें इच्छुक हो। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो ट्राई किया, एग्ज़ाम हुआ, वॉइस टेस्ट हुआ और फिर मैं आकाशवाणी में आ गई। शुरू में घबराहट भी हुई, माइक को देख के डर भी लगा, लेकिन अब तो लगता है कि ये माइक ना दोस्त है अपना, या ऐसे लगता है कि ये ज़िंदगी है अपनी। और फिर आप नमस्कार देहरादून से मैं जुड़ी और धीरे-धीरे आप जैसे लोगों तक पहुँची और शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। और मुझ तक ही नहीं, मुझे लगता है आज तो आपकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहुंचती है। तो ये तो आपका रेडियो तक का सफ़र था। आपने जैसे साहित्य में बहुत आप काम कर रही हैं, जैसे आपसे मुझे बात करने में और अभी मालूम भी हुआ है आप उसमें रिसर्च भी आप उसी फील्ड में कर रही हैं। तो दोनों फील्ड को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम आई? साथ में घर, रिसर्च भी है, आप नमस्कार देहरादून भी करना है और घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज करती हैं ये सब? देखिए, कठिनाइयाँ तो होती हैं किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन जब पैशन होता है ना किसी चीज़ के लिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। रेडियो के काम को तो मैं काम ही नहीं समझती हूँ। वहाँ मुझे नए लोगों से मिलना होता है, कुछ नई जानकारियाँ हासिल करनी होती हैं, लोगों के बारे में पता चलता है। तो वो तो मैं खुद ही उसके लिए एक्साइटमेंट रहता है मुझे कि यार मुझे तो ये सीखना है, मुझे समझना है। तो लोगों से मिलने का एक तो मौका मिलता है, इसलिए उसको तो मैं समझती नहीं। रही बात साहित्य की, तो साहित्य तो मेरे भीतर है, वो मैं लिखती ही नहीं हूँ। वो जब आता है तो वो खुद ब खुद आ जाता है। अगर मैं कविता लिख रही हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कब आ जाएगी। जैसे एक बैठे-बैठे कल मैं कुछ पढ़ रही थी ऐसे फ़ेसबुक पर, और फ़ेसबुक का तो बड़ा योगदान है, मैं वैसे भी कहती हूँ कि मैंने वहीं से लिखना सीखा है। तो कल भी मैं ऐसे ही पढ़ रही थी और पढ़ते-पढ़ते मेरे दिमाग में एक ऐसे ही शेर आ गया कि इन अश्कों ने संभाल रखी है अब तक दुनिया, इन अश्कों ने संभाल रखी है अब तक दुनिया, वरना लोग पत्थर हो गए हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो बस ये निकल आता है तो लिख देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ ऐसा निकलता रहे और आप लिखती रहें। बिल्कुल। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी मैं कि जब कोरोना काल आया, कोविड का जो टाइम था, बहुत बुरा समय था और उस दौरान बहुत सारी समस्याएं हम सभी के परिवारों में आई, उसका जिक्र मैं नहीं करूँगी। बहुत कठिनाई वाला दौर था। उस दौरान मेरा जुड़ना हुआ एक हाइकू लैब से। आदरणीय मीनू खरे जी उसको चलाती हैं, लखनऊ से हैं। तो मैं इसीलिए बार-बार कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बशर्ते आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हो, आप उसको कैसे पॉजिटिव लेके चल रहे हो। तो मेरा उनसे जुड़ना हुआ तो वो हाइकू लैब करके चलाती है। मेरा इंटरेस्ट हुआ कि हाइकू है क्या चीज़। उससे पहले मैं हाइकू नहीं जानती थी कि हाइकू क्या है। मैंने वहाँ सीखा, समझा, उनकी कविताएं पढ़ी। हाइकू दरअसल जापानी शैली की सबसे छोटी कविता है, 5-7-5, यानी पहली पंक्ति में 5 अक्षर हैं, दूसरी पंक्ति में 7 हैं और तीसरी में 5 अक्षर हैं। तो ये 5-7-5 की जो यात्रा है वो वही फेसबुक के हाइकू लैब से शुरू हुई, जिसको मीनू खरे जी चलाती थी और उसमें बहुत सारे और अन्य विद्वान थे देश भर के। और देखिए, संयोग की बात है कि मेरा पहला हाइकू जो फूटा उस कविताओं को पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ज़रूर, और मैं सुनना भी चाहूँगी। और बहुत छोटी सी कविता है, मतलब शुरू होते ही कहते हैं ना ख़त्म हो गई, कुछ इस तरह की कविता है कि गहरे ज़ख्म सिल दिए हमने, गहरे ज़ख्म सिल दिए हमने मौन धागे से। वाह। तो वहाँ से मेरा हाइकू का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद 2 हाइकू जो साझा संकलन थे, मीनू जी उन दिनों कर रही थी, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे 5 हाइकू, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम नवोदित थी उस क्षेत्र में, जानती ही नहीं थी कि हाइकू क्या चीज़ है और मेरे लिए वो एकदम नया टेस्ट था, नई चीज़ थी। फिर भी मेरे 5 हाइकू का सिलेक्शन होना और उस किताब में संकलित होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही। और ठीक उसके बाद डॉक्टर जगदीश व्योम हैं, उन्होंने भी मेरे मतलब बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी समझ से, उन्हें जो मेरे हाइकू अच्छे लगे, अपने हाइकू, एक सबसे बड़ा जो हाइकू कोश पूरे देश भर के जिसमें हज़ारों हाइकूकार थे, उसमें मेरे हाइकू अगर सम्मिलित हुए हैं माधुरी जी, तो लगा मुझे कि शायद मेरा रचना कर्म जो है सफल हुआ है। और धन्यवाद आपका कि आज आपके माध्यम से मुझे भी समझ आया हाइकू, क्योंकि साहित्य मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारे लिए कविताएं होती हैं बस, उससे ज़्यादा बहुत, और गद्य और पद्य हमने सुना है। तो ये हाइकू वाला जो है आज आपके द्वारा मुझे भी जानकारी मिली है इस बारे में। थोड़ा सा आप अपने जो आपका साहित्य है और आपकी कुछ किताबें भी शायद प्रकाशित हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है उसमें ऐसा और क्या आपने लिखा है उसमें? अब लिखा तो क्या है,
तो किन मैं- भावों को लेकर है? हाँ, दरअसल माधुरी जी बात यह है कि मैंने ना अपने आसपास के माहौल में बड़ी पीड़ाएं देखी हैं। स्त्रियों को लेकर बहुत एक अलग तरह की मानसिकता है हमारे समाज में आज भी है। भले हम कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, एआई आ चुका है, इतना प्रौद्योगिकी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी स्त्रियां आज भी मुझे वहीं खड़ी दिखती हैं। अच्छा, शायद कुछ स्त्रियां होंगी जो चांद पर गई, वो हमारे लिए मॉडल हो सकती हैं, लेकिन 99% स्त्रियां आज भी उसी लक्ष्मण रेखा पर है जो कभी खींची गई थी। और यही चीज मुझे बार बार चोट करती है और बार बार मैं लिखती हूँ कि मैं कौन, मेरा घर कहाँ। कहते हैं ना कि आपके तो 2 घर हैं, मायका भी है, ससुराली पर होता नहीं है। वास्तविकता ऐसी है ही नहीं। मायके वाले कहेंगे तू पराई है, ससुराल वाले कहेंगे ये तो पराई घर से आई है। तो वो इसी विडंबना में रहती है, इसी चक्रव्यूह में रहती है कि मैं कौन। और बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि स्त्री को पहचानना है कि मैं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। लोग मुझे मेरे नाम से जाने, न मेरे पति के नाम से, न मुझे किसी और के नाम से। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे सिर्फ अपना नाम लिखती हूँ। और साहित्य की बात, वही जुड़ना, ऐसे लोगों से मेरा जुड़ना हुआ, साहित्यकारों से जुड़ना हुआ, तो 3-4 साझा संकलन प्रकाशित हुए जिनमें मेरी कविताएं ही थी। और मेरे लिए बहुत ही ऐसा क्षण था जब मैं भावुक हो जाती हूँ कि पिछले साल जुलाई में मेरी पहली पुस्तक कहे अनकहे रंग जीवन की प्रकाशित हुई, पाठकों तक पहुँची। हालांकि बहुत नई कविताएं तो नहीं थी उसमें, वो बहुत पुराने हिसाब से लिखी गई कविताएं थी, जो जो मन में आया वो लिखा गया। पर वो जब पहुंची, लोगों ने उसको सराहा, तो मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं भारती, तुम कुछ कर सकती हो, अभी तुमने बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो जीवन का पिछला जो पड़ाव था, जो बहुत कठिनाइयों वाला दौर था, वो मैं सब भूल गई हूँ। और आज की डेट में तो मैं बहुत बिंदास जीती हूँ। कोई ऐसा है जिससे आपने प्रेरणा ली हो, या फिर क्योंकि इनबिल्ड ही है आप? मेरी प्रेरणा मेरी कठिनाइयाँ हैं। मैं और मेरी कठिनाइयाँ दोनों साथ साथ चलती हैं, और मैं उनसे इसी खुशी में लड़ती हूँ कि किसी दिन तो तुम हारोगी ये कठिनाई। उस दिन देखूंगी तुम्हें कि तुम कौन हो और मैं कौन। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतने एडमेंट होते हैं अपने गोल्स को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर, और इन कठिनाइयों से जो लड़कर निकलते हैं वही शायद इतिहास लिखते हैं। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपको। आगे आप किस तरह से देखते हैं अपना फ्यूचर? आप साहित्य में क्या करना चाहती हैं? और जो आपकी तरह बालिकाएं हैं, जो बेटियां हैं, जिन्होंने आपकी तरह कठिनाइयां देखी, उनके लिए आपके लिए क्या कर रही है? देखिए माधुरी जी, इस वक्त तो मेरा अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, जो रवाई घाटी के लोकगीत हैं, उनका जो सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है, एक रिसर्च उस पर कर रही हूँ। साहित्य के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। कहानियों पर आना चाहती हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जो मेरे इर्द गिर्द मैंने खुद अपने आसपास घटित होते हुए देखी है। अपने समाज के लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इस वक्त मेरे दिमाग में चल रही हैं कंटिन्यूसली, लेकिन अभी उनको पूरा खाका नहीं मिला है, तो अभी लेखन पर नहीं आई हूँ। लेकिन हाँ, लिखूंगी ज़रूर। और शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें लोग मेरी तरफ उंगली भी उठाएंगे कि ये क्या लिख दिया। कविताएं भी कुछ ऐसी हैं, स्त्रियों पर बहुत सारी कविताएं हैं मेरी, और मैं सुनाना भी चाहूँगी आपको। कोई एक आध जो आपकी पसंद की हो और जिसमें आपने कुछ संदेश और अपनी चीज़ें व्यक्त की हों, आप सुनाइए। वो कुछ इस तरह है माधुरी जी कि कमज़ोर नहीं हूँ, शक्ति हूँ। कमज़ोर नहीं हूँ, शक्ति हूँ, दिन रात आग में तपती हूँ। मैं हूँ नदी का प्रचंड वेग, तूफानों से कब डरती हूँ। मैं हूँ नदी का प्रचंड वेग, तूफानों से कब डरती हूँ। मैं ममता की शीतल छाँव, मैं ममता की शीतल छाँव, मैं निर्माण की कृति हूँ। मुझसे है अस्तित्व तुम्हारा, हाँ मैं वही स्त्री हूँ, हाँ मैं वही स्त्री हूँ। बहुत सुंदर भाव है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी कविताओं में जो आपका अनुभव रहा है वो झलकता है। आपकी परिस्थितियाँ, आपकी कठिनाई, आपने जो अभाव देखे और स्त्री के प्रति जो आपके समाज ने आपको दिखाया है, वो आपकी कविताओं में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल। और मैं तो कहती भी हूँ, जैसे एक छोटा सा हाइकू है कि अनुभूतियाँ हृदय की गहरी, अनुभूतियाँ हृदय की गहरी, कहीं ना गई। और ऐसा होता भी है हमारे यहाँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं को कि कहने दो दुनिया को जो कुछ कहती है, कहने दो दुनिया को जो कुछ कहती है, और करने दो उन्हें अटपटे सवाल। तुम मत खोजो जवाब उनके लिए,
तुम मत खोजो जवाब उनके लिए, तुम करना केवल अनंत प्रेम। तुम करना केवल अनंत प्रेम और डूब जाना प्रेम की अनंत गहराइयों में, क्योंकि इस दुनिया को प्रेम की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया को प्रेम की ज़रूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये आपकी अभिव्यक्तियाँ हैं जो मुझे लगता है आपने कोई इमेजिनेशन नहीं है, बिल्कुल आपको देखकर भी और आपके भाव को देखकर बहुत सुंदर। कुछ पुरुषों पर भी लिखा है आपने या सिर्फ महिलाओं को ही फोकस किया? अभी तक तो पुरुषों के लिए कोई कविता नहीं आई है क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्त्री है ना, स्त्री ही पुरुष भी है। आप सिर्फ स्त्री को एक लिंग के आधार पर नहीं बांट सकते, स्त्री भी व्यक्ति है। आप उस पे दो पार्ट कर देते हैं, ये स्त्री है एक पुरुष है, और उसी के अनुसार हमने समाज में रेखाएं खींच दी हैं, लाइन खींची है, जिनको मैं कहती हूँ लक्ष्मण रेखाएं। जबकि हमेशा से आदमियों ने जो है लक्ष्मण रेखाएं लांगी हैं और पालन हम लोगों ने किया है, लेकिन स्त्री तो खुद पुरुष है। जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, भगवान शिव की बात करते हैं, तो वो दोनों ही रूपों में है। वही अगर पुरुष की बात करते हैं तो वो भी बिना स्त्री हुए पुरुष नहीं हो सकता है, क्योंकि संवेदनाएं उसमें भी हैं। पर बचपन से ही जो सिखाया जाता है ना, तुम कठोर हो, तुम पुरुष हो, तुम रोओगे नहीं, क्यों? फिर वो अपनी संवेदनाओं को मारना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए वो भूल जाता है कि जो स्त्री है, जो उसकी सहधर्मी है, जो उसकी सहचरी है, उसका एक सम्मान है, उसका भी एक जीवन है। तो इसीलिए अभी तक पुरुष पात्र नहीं आ पाए आपके बहुत गहरे अनुभव हैं जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है। तो आप जिस क्षेत्र से आई हैं, आपका कहना है वहाँ पर आज भी स्थिति सामान्य से थोड़ा नीचे है, जो आप बताती हैं, रवाई जो घाटी है। और मैं बचपन से क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही हूँ, और उत्तराखंड में हमारी तरफ को एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि जो गया रवाई वो बना घर जवाई। तो इस कहावत की थोड़ी सी आप हकीकत मुझे बताएं। बड़ा मन में एक प्रश्न रहता था बचपन से, जब से सुनी है। एक्चुअली ये बहुत ही भ्रामक है, जो गया रवाई वो बना घर जवाई। रवाई वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, परिपूर्ण जगह है। रवाई की खासियत यह है माधुरी जी की आज तक पलायन नहीं है रवाई में। लोग अपने खेतों से ही इतना कुछ उगा लेते हैं कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता है, तो ऑब्वियसली कोई व्यक्ति ऐसी जगह से आएगा जहाँ उसके पास कुछ नहीं है, वो रवाई आएगा तो रवाई में रम जाएगा ना। फिर रवाई के लोग उसको सम्मान दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर आप कभी जाना हो ना रवाई में, बिना घी और बिना दूध के आपकी वहाँ पे सेवा ही नहीं होगी। मतलब कटोरी भर के जब तक घी आपके सामने नहीं होगा, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो कितना सम्मान है। फिर अगर आपको वहाँ गए, किसी ने शादी कर ली, तो एक तो उन्होंने अपनी बेटी दी, अपनी ज़मीन जायदाद दी, आपको इतना मान सम्मान दिया। तो माधुरी जी आप बताओ कि कौन छोड़ के जाना चाहेगा ये सब कुछ? जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा तो वो क्यों जाएगा? इसीलिए ही ये कहावतें लोगों ने उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रवाई वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, रवाई के लोग बहुत प्यारे हैं, और मुझे तो अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और शायद यही कारण है कि मैंने हिंदी के साथ साथ अपनी भाषा में भी लिखना शुरू किया है, जिसकी प्रेरणा मुझे आदरणीय महावीर रवाल्टा जी से मिली। एक चीज़ आपने क्योंकि भाषा की बात की है और अपने कल्चर की बात की है, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ रवाई घाटी का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, बहुत समृद्ध है। तो और वहाँ के जो लोकगीत हैं, जो मतलब इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर वहाँ लोकगीत हुए हैं। कोई लोकगीत है जो आपको याद हो और आप सुनाना चाहें? आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है एक बहुत ही प्रचलित गाना है माधुरी जी रवाई का, और रवाई का मेरे ख्याल से हिमाचल, उत्तराखंड में काफ़ी जगह ये गीत लोग पसंद भी करते हैं। तो उस गीत की 2 पंक्तियाँ आपकी। ज़रूर 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 बाईसुआ तोड़िया को तेला के दिल मेरे तोड़िया ना हो, बाईसुआ तोड़िया को तेला के दिल मेरे तोड़िया ना हो, बाईसुआ तोड़िया को तेला के दिल मेरे तोड़िया ना हो, बाईसुआ त्योणी का बाजारा के दिल मेरे तोड़िया ना हो। वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो लगता है आप मल्टी फैसेट है, मल्टी टैलेंटेड हैं। कविताएं, उद्घोषक और गायन भी आपका इतना सुंदर है। अच्छा, एक चीज़ मेरा रुझान है, क्योंकि आप अब एक अच्छी पोजीशन पर हैं और आपको काफ़ी हद तक आपने अपने को बहुत बनाया है खुद से।
लेकिन अभी भी जो आपकी घाटी है वहाँ पर कुछ ऐसे ही मुझे लगता है कुछ महिलाएं होंगी या कुछ बच्चियां हमारी होंगी जो ऐसे ही फेस कर रही होंगी चैलेंजेस जो आपने किए हैं। कभी आपने उनके लिए कुछ सोचा है? मेरा तो ये सोचना है माधुरी जी कि जब आप पढ़ाई की बात करते हैं, और ये सिर्फ मेरी ही सोचनी है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को मैं देखती हूँ ना, तो हम सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं। मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाई के क्षेत्र में। मैंने 13 साल प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर काम किया है, और मैंने देखा कि आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबों से लाद देते हैं। आप हर दिन चैप्टर पढ़ाते हैं, बच्चे रटते हैं, बच्चे उनको करते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आकर वो आगे क्लास में जाते हैं, पर असल में व्यवहारिकता वो बच्चे नहीं सीख पाते। व्यावसायिक तौर पर उन्हें क्या करना है वो उन्हें नहीं पता है। एमए करने के बाद भी हमारा बच्चा ये सोचता है कि अब कौन सा कोर्स करूं, अब क्या पढूं। तो वो सिर्फ पहाड़ की नहीं, वो विडंबना हमारे पूरे शहरों की भी है कि इतना एमएससी एमए करने के बाद बच्चे के दिमाग में सवाल आना कि अब क्या किया जाए, अब कौन सा टेक्निकल काम किया जाए ताकि हम आगे बढ़े। तो पहली व्यवस्था तो यहीं से शुरू होनी चाहिए कि आफ्टर 5th क्लास बच्चे को उसके काम के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार काम मिलना चाहिए। और पहाड़ों के लिए तो मेरा यही कहना है कि अगर समय हुआ, मैं उस तरह से कर पाई और करूँगी भी, कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, पहला मोटिवेशन उनके लिए है कि भाई अपनी लगन मत छोड़ो। कभी ये मत सोचो कि मेरा टाइम गया, क्योंकि मैंने भी शायद यही सोचा था कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन आज भी मैं 45 की एज में मैं अगर पीएचडी कर रही हूँ तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई तो सबसे पहले नंबर पर रखनी है, साथ साथ अपना उद्देश्य क्लियर करना है कि मुझे कुछ करना है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो में उद्घोषिका बनूंगी, नहीं सोचा था, लेकिन मेरे जो भाग्य है उसको मंजूर था, वो मुझे यहाँ तक लेकर आया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी रास्ते बने हुए हैं, बशर्ते आप रास्तों पर चलना ना छोड़ें। अगर आपने रास्ते पे चलना छोड़ दिया तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, आप सिर्फ बैठ जाएंगे और बैठकर सिर्फ भाग्य को कोसते रहेंगे। तो भाग्य को ना कोसिए और कुछ करिए, बिल्कुल, और अपने अंदर जो है उसे छोड़िए मत, बिल्कुल। उस आग को, उस लगन को बनाए रखिए जो है। तो समय की अपनी सीमाएं हैं। आप अपनी कोई पसंदीदा कविता हमें सुनाएं और इसके साथ फिर हम देखिए, पसंदीदा तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन हाल ही में जो मैंने कविताएं लिखी हैं, और फिर वही बात है कि कविताएं स्त्रियों पर है, या तो प्रेम पर कविता लिखती हूँ या फिर स्त्रियों पर। तो मुझे लगता है प्रेम तो जीवन का आधार है, और हर व्यक्ति किसी ना किसी से प्रेम करता है। जैसे मैं आपसे भी प्रेम करती हूँ, आप मुझसे करती हैं। प्रेम के बिना हम दुनिया में चल भी नहीं सकते। लोग प्रेम को एक बहुत सीमित दायरे में लेकर चलते हैं कि एक लड़की लड़के का प्रेम, स्त्री पुरुष का प्रेम। नहीं भाई, प्रेम बहुत विशाल चीज़ है, सोचने और समझने की जरूरत है। दूसरा पक्ष स्त्री भी बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा विशाल है, कि जो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है। और पूरी सहनशीलता की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ वो अपेक्षाएं स्त्री से की जाती हैं। पुरुषों से कभी अपेक्षा नहीं होती कि तुम सहनशील बनो, तुम एडजस्ट करो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन लड़कियों से विदा होते टाइम ही कहते हैं कि तुम एडजस्ट करो। और विदाई होती ही क्यों है भाई? जब मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया, इतने सालों तक पाला है, तो मैं इसको विदा करने वाली कौन हूँ? ये तो घर इसका है ना। तो माधुरी जी, ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है समाज में। और हम बात कर रहे थे कि लेखन के ऊपर, मेरी जो कविता है तो स्त्रियों पर मैंने लिखा। हालांकि कहते हैं ना, स्त्रियां बोलती बहुत हैं, लेकिन उस बोलने के पीछे भी एक मौन होता है। अगर उस मौन को किसी ने समझ लिया तो शायद वो जो बौखलाहट है वो खत्म हो जाएगी। तो कविता कुछ इस तरह है। ये पसंदीदा टॉपिक बनने वाला है सबका। बने, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बात होनी चाहिए, हर चीज़ पर, हर मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए। आप परवाह मत करो लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते हैं, कहते रहेंगे, पर आपको जो करना है वो आपने करना है। तो है ना, बोलती बहुत है स्त्रियाँ, बोलती बहुत है स्त्रियाँ, पर क्या सुना है तुमने कभी उनकी आवाज़ का मौन? पर क्या कभी सुना है तुमने उनकी आवाज़ का मौन? तुम केवल सुनते रहे उनका चिल्लाना, तुम केवल सुनते रहे उनका चिल्लाना, बर्तनों की आवाज़ें, उनकी झुंझलाहट। क्या सुनी है तुमने कभी उनके मन की आहट? क्या सुनी है तुमने कभी उनके मन की आहट? उनके अनकहे शब्द, उन कहे शब्दों की गहराई, उनके अनकहे शब्द, उन कहे शब्दों की गहराई। तुमने तो केवल बंद किए थे अपने कान, तुमने तो केवल बंद किए थे अपने कान।
तो कभी सुन न पाए उसकी आवाज़ का मौन, कभी सुन न पाए उसकी आवाज़ का मौन। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपकी तो अभिव्यक्तियाँ शानदार हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी कविताएं किसी प्रकृति पर, किसी इमेजिनेशन पर ना होकर आपके स्वयं के जीवन है, और जो जीवन है उसके अनुभवों के आधार पर है। तो ये कविताएं न कहे कि मैं तो कहूँगी जीवन है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। अगर आपने मेरी जो भावनाएं हैं, और ये सिर्फ मेरी भावनाएं नहीं, शायद मेरी जैसी हजारों स्त्रियां हैं जिनकी ये भावनाएं होंगी, और तभी मेरा ये रचना कर्म सफल होगा कि जब इन भावनाओं को हर स्त्री समझे कि हाँ, ये उनकी भी भावनाएं हैं। बिल्कुल। और आपकी कविताओं में वो संदेश है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। मैं क्या, कोई भी सुनेगा वो समझेगा इन चीज़ों को, और स्त्रियां तो विशेष तौर पर। तो अच्छा, एक चीज़ है, समय की अपनी सीमाएं हैं भारती जी। मैं जल्दी से आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो आपने अपने जीवन में देखा है, जो समझा है, उसके आधार पर आप हमारी बेटियों को, हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगी? अपने आप पर विश्वास रखो। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है ना, तो आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। आपको झुकना नहीं है किसी के आगे, बस अपनी बात रखनी है। जब तक आप अपनी बात नहीं रख पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम लोग सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, लेकिन अपने अंतर मन में कभी नहीं झांकते। आप झांकिए अंतर मन में, अपने विश्वास को जगाइए, अपनी बात को रखने का हौसला रखिए, फिर देखिए सफलता आपके कदमों पे होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, इतने अच्छे विचारों के साथ, इतनी सुंदर कविताओं के साथ आप हमसे जुड़ी हैं। और आपका नमस्कार देहरादून सुबह सुबह गूंजता रहे, हम सुनते रहें, और आप नित नए आयाम छुए। हमारी शुभकामनाएं हैं। जो जो आपने सोचा है वो आप अपने अनुभवों के आधार पर आप उपलब्ध करती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। और आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग समझ पाएंगे स्त्री होने की जो कटुता है, स्त्रियों की जो संवेदना है, स्त्रियों में जो प्रेम है, शायद उसको समझ पाएं। धन्यवाद आपका। आप इसी माध्यम के लिए, इसी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए मैंने इस मंच की शुरुआत की है, और देखते हैं कहाँ तक ये सफ़र हमारा चलता है। बिल्कुल, आपका ये सफ़र बहुत दूर जाने वाला है माधुरी जी, और आपकी और हमारी जो मुलाकात है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये इसके लिए हम एक नया पॉडकास्ट ज़रूर बनाएंगे। तो भारती जी के साथ साथ आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ना हो तो ये नहीं है, आप नहीं तो हम नहीं, और आप हैं तो हम हैं। तो ये स्नेह और ये प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।